Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, welcome to Shine Leaders Academy, रावलपिंडी। स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया हुआ है। फिज़िक्स के टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर वो क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं जो बार बार आपके आने वाले जितने भी टेस्ट हैं इनमें रिपीट हो रहे हैं, और वही क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं ताकि आपका आने वाला जितने भी टेस्ट हों वो आपके लिए आसान हों। तो स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी शाहीन लीडर्स एकेडमी ने माशाल्लाह अपनी एफर्ट्स के साथ और अनथक कोशिशों के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई हैं, और ये तसलसल इंशाल्लाह हमारा चलता रहेगा। हम डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अपनी स्टडी मुकम्मल करते हैं, और उसके बाद अपने तमाम एक्सपीरियंसेस और जो पब्लिक के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको ऑन द ग्राउंड जब फील्ड के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी फैकल्टी साइंस डिपार्टमेंट में आज आपके लिए जो वीडियो तैयार की गई है वो है फिज़िक्स टेस्ट नंबर 5। ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो है कि जब आप इसको देखेंगे एंड तक तो इंशाल्लाह एक तो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, और इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस आपको 25 बताए जाएंगे वो सारे आपके जो जितने पिछले दिनों में टेस्ट हुई हैं उनमें बार बार ये रिपीट हुई हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और नए हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी फ्रेश वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आप इस इल्म की दौलत से माला माल होते रहें। Over to the Science Department of Shine Leaders Academy, Rawalpindi, for Physics Test number 5. Now let's start from question number 1. Question number 1, choose the correct option. आर्म इज डैश काइंड ऑफ लीवर। इसमें हमसे पूछा गया कि जो आर्म है बाजू ये कौन सी काइंड ऑफ लीवर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ लीवर कितनी होती है। लीवर की आपके पास 3 काइंड्स होती हैं, काइंड 1, काइंड 2 और काइंड 3। इसमें हमसे पूछा गया आर्म किस काइंड ऑफ लीवर है। अ बेंट आर्म इज अ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। आर्म या बेंट आर्म इज अ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। द पिवट इज एट द एल्बो एंड द फोर आर्म एट्स एट द लीवर आर्म। सो ये मैंने आपको बता दिया है, जो बेंट आर्म है या सिर्फ आर्म है ये हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ लीवर होती है, और जो पिवट होता है ये हमारे पास एल्बो पर होता है, और जो फोर आर्म है वो हमारे पास एज अ लिवर आर्म एड्स करती है। तो अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड। सेकंड नहीं हो सकते, आर्म थर्ड काइंड ऑफ लिवर है। ऑप्शन नंबर बी थर्ड है, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। और डी हमारे पास है नन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज थर्ड, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Move toward our question number 2. Question number 2 है the time period of body attached to a spring is. The time period of a body attached to a spring is. ये आपने फर्स्ट 10th में पढ़ा होगा मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैथ स्प्रिंग सिस्टम उसकी एक एप्लीकेशन है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम में जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M बाई के। अब कुछ ऑप्शन में आपको 2 पाई के बाद जो स्क्वायर रूट M बाई के है, कुछ में आपको जो M है वो कैपिटल दिया जाता है और कुछ में स्मॉल दिया जाता है, और यही M कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बाकी तो के है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 है, पाई भी हमारे पास, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है वो भी फिक्स है। के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स होती है हर मटेरियल के लिए। लेकिन जो M होता है ये आपके पास कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये एक स्मॉल M होता है और कैपिटल M होता है। जो स्मॉल m होता है ये हमारे पास मास ऑफ द गिवन बॉडी होती है, मास ऑफ द गिवन सिस्टम जो आपके पास गिवन होता है, और जो कैपिटल m है ये मास ऑफ द अर्थ होता है। ये आपने इन दो में डिफरेंस रखना है। ये जो स्मॉल m है ये बेसिकली मास ऑफ दैट बॉडी जो हमें गिवन होगी मास स्प्रिंग सिस्टम में, और जो कैपिटल m होता है ये मास ऑफ द अर्थ होता है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुल टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग इज, वो हमारे पास होती है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m बाई के, स्मॉल m बाई के। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। 2 भी ठीक है, पाई भी ठीक है, ये m कैपिटल m है, ये m कैपिटल m है जो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई डी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों ना कि जो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई डी है ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्यों ना कि सिंपल पेंडुलम की हमारे पास लेंथ भी होती है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी होती है, और पेंडुलम बार बार मूव कर रहा होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी रिसीवर हमारे पास 9.8 है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई डी, ये आप लोग नोट कर लेंगे, हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए।
ऑप्शन नंबर सी है टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि इसमें ये जो मैस m है ना, ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमें गिवन होगा, जिसका हमने टाइम पीरियड निकालना होगा। तो टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है टी इक्वल टू 2 पाई L/G। ये हमारे पास बिल्कुल गलत है, क्यों कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। Let's move toward our question number 3. Question number 3 है when light enter from denser medium to rare medium 10 dash from normal। ये बेसिकली जो गिवन है स्टेटमेंट, ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। दो कंसेप्ट हैं, एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एक को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट गिवन है। रिफ्रैक्शन हमारे पास ये होता है कि जब लाइट आती है जब लाइट आती है और वो किसी भी मीडियम पर फॉल करती है तो वो थोड़ी बहुत बेंड हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ये लें कि आप एक ग्लास के अंदर पानी ले लें और उसके अंदर आप पेंसिल को डिप करें। जब आप पेंसिल को डिप करके बिल्कुल आई कांटेक्ट उसके साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको थोड़ी सी पेंसिल वहाँ से बेंड हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। जब लाइट इंटर होती है डेंसर मीडियम से इंटर होती है रेयर मीडियम के अंदर, जब लाइट डेंसर मीडियम से इंटर होती है रेयर मीडियम में तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही बात है, क्यों ना कि नॉर्मल पे भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है और परपेंडिकुलर पे भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस वजह से जब लाइट डेंसर मीडियम में से आती है और रेयर मीडियम में इंटर होती है तो वो अपने एंगल से थोड़ा बहुत बेंड हो जाती है, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत बेंड हो जाती है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि आप एक गिलास में वाटर ले लें, शीशे का गिलास हो उसमें आप पानी ले लें और उसके अंदर आप पेंसिल डिप करें। जब आप उसके अंदर पेंसिल डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी वहाँ से बेंड हो जाएगी। ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अवे ये हमारे पास यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी टूवर्ड्स नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बैक भी नहीं होती और ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्ट भी नहीं होती। जो रिफ्लेक्ट वाली प्रॉपर्टी है ये हमारे पास रिफ्लेक्शन में आती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अवे फ्रॉम द हेयर। सो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये रिफ्लेक्शन की स्टेटमेंट है। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट टर्न्स अवे फ्रॉम नॉर्मल या परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अवे इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फ्लाइट ऑफ बर्ड इज डैश न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो बर्ड की फ्लाइट है, जो परिंदे की परवाज़ है, ये कौन सी लॉ ऑफ मोशन है? इसके लिए तो आपसे सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ बर्ड की। ये फ्लाइट ऑफ बर्ड इस वजह से होती है कि जब बर्ड हवा में जाता है तो ऊपर से अपथ्रस्ट फोर्स उसके विंग्स पर एक्ट करती है। ऊपर से अपथ्रस्ट फोर्स होती है और नीचे से एयर प्रेशर होता है। अब जो एयर प्रेशर होता है वो एज अ एक्शन रिएक्ट कर रहा होता है और जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो एज अ रिएक्शन एक्ट कर रही होती है उसके विंग्स पर। इस वजह से जो बर्ड हैं ये फ्लाइट करते हैं। तो फ्लाइट ऑफ बर्ड हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब देख लें, अब थ्रस्ट फोर्स जो बर्ड्स के विंग्स पर है और जो एयर प्रेशर उस पर ऐड कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस वजह से बर्ड जो है ये परिंदे हमारे पास हवा में उड़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज थर्ड इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in 1 kg ऑफ बॉडी। डैश इज दैट फोर्स, वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, जो 1 kg की बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखें, फोर्स हमें उसने दे दिया इज दैट फोर्स, डैश इज दैट फोर्स। हमारे पास फोर्स गिवन है। फोर्स आपके पास किसके इक्वल होती है? F इज इक्वल टू ma के इक्वल होती है। जो मैथ्स हमारे पास होता है वो kg में होता है और जो एक्सीलरेशन होती है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डैश इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
इन 1 kg ऑफ बॉडी। सो न्यूटन वो फोर्स होती है, फोर्स यूनिट हमारे पास न्यूटन होती है, मैस हमारे पास केजी में होता है, एक्सीलरेशन हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। सो न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज न्यूटन इज द करेक्ट हियर। यहाँ पर आप देख लें जो F इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है, मैस हमारे पास केजी में होता है, और जो एक्सीलरेशन है हमारे पास, ये हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट को मैंने इधर मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया, आप देख लें। तो न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज न्यूटन इज द करेक्ट हियर। इन कैपेसिटर, लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन कैपेसिटर क्यू इज इक्वल टू। कैपेसिटर में क्यू किसके इक्वल होता है? इसके लिए आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। मैं जनरल से बता देता हूँ कि कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जो हमारे पास चार्ज को स्टोर करती है। ए कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। A capacitor is the device which is used to store a charge for a long period of time। अब कैपेसिटर में Q इक्वल होता है Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटर में जो हमारे पास Q होता है ये हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पर ये जो C है ये कैपेसिटेंस है, Q हमारे पास बेसिकली चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है। कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और ये जो Q है ये हमारे पास चार्ज है, Q हमारे पास चार्ज है, C हमारे पास कैपेसिटेंस है, V हमारे पास वोल्टेज है। और चार्ज Q है इसकी यूनिट हमारे पास कूलम होती है, कैपेसिटेंस है इसकी हमारे पास फैराड होती है, वो V वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट हमारे पास V होती है। सो कैपेसिटर में Q हमारे पास इक्वल होता है CV के। ऑप्शन नंबर ए है FD। FD हमारे पास वर्क होता है W इक्वल टू FD MA। बी में कैपिटल M है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी है सी एम बी है, इसमें जो एम है ये भी हमारे पास रॉन्ग है, क्यों ना कि मोमेंटम बेसिकली पी इज इक्वल टू स्मॉल एम और वी होता है। स्मॉल एम बेसिकली मैस गिवन होता है जिस हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। और ऑप्शन नंबर डी है सी वी। तो कैपेसिटर में क्यू होता है वो सी वी के इक्वल होता है। जो क्यू होता है ये हमारे पास चार्ज स्टोर होता है, सी हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, वी हमारे पास वोल्टेज होती है, क्यू चार्ज है इसकी यूनिट इस वजह से कूलम है, सी कैपेसिटेंस इसकी यूनिट हमारे पास फैराड है, वी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है यूनिट हमारे पास वी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज सी वी इज द करेक्ट हियर। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है कैपेसिटर डैश चार्ज। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सब कंसेप्ट समझा दिया है कि जो कैपेसिटर है ये हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर अ चार्ज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो कैपेसिटर का ये फंक्शन है, ये हमारे पास चार्ज को स्टोर करता है। सो कैपेसिटर स्टोर चार्ज। ऑप्शन नंबर ए स्टोर ये हमारे पास बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी रिलीज। कैपेसिटर ना तो रिलीज करता है, ना तो रिस्टोर करता है चार्ज को, और ना ही रेगुलेट करता है चार्ज को। सो ऑप्शन नंबर ए दैट स्टोर इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में एफ किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास जो एफ होता है ना वो बेसिकली एफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। यहाँ पर जो एफ होता है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एम मैस होता है, वी वेलोसिटी होती है, और आर रेडियस होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई भी बॉडी जो होती है वो एक सर्कल में मूव कर रही होती है, वो एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे स्टोन के साथ जब आप थ्रेड बांध के उसे घुमाते हैं ना, तो वो एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसमें आप देखते हैं एक स्पेसिफिक उसका रेडियस होता है, फिर मैस होता है, और फिर वेलोसिटी होती है, ये जो आप अपने हैंड से उसे गिवन दे रहे होते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास एफ होता है, वो होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एम वी बाई आर, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, ये ऑप्शन बीच में से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है एम वी स्क्वायर बाई आर, कैपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर। कैपिटल एम हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ होता है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
एम वी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर आना चाहिए, आर आना चाहिए, ना कि आर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है, द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू। मास ऑफ द अर्थ किसके इक्वल होता है? ये मास ऑफ द अर्थ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब मास ऑफ द अर्थ को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग लाजमी याद रखें। तो मास ऑफ द अर्थ एम कैपिटल एम है, ये हमारे पास इक्वल होता है 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg। कुछ बुक्स में, कुछ थ्योरीज में इसे 6.4 भी लिखा गया है। और मास ऑफ द अर्थ को हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या अक्सर हम इसे कैपिटल एम से, कैपिटल एम या एम ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ द अर्थ को। सो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट एक वैल्यू है, और ये हमारे पास इक्वल होती है 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg। कुछ बुक्स में 6.4 भी है, तो कोई नहीं, इतना इशू 6.0 या 6.4, 6.0 या 6.4 एक ही आप लोग अपने ऑप्शंस में से देख लीजिएगा। तो 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg हमारे पास मास ऑफ द अर्थ होता है। ये जो आपकी जितनी भी अर्थ है, इसका टोटल मास 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका पूरा प्रूफ भी आपके पास गिवन है क्लास 9th की फिजिक्स पे चैप्टर नंबर 5 में आपके पास ये पूरा प्रूफ भी गिवन है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6.0 टू 10 पावर 24 kg इज द करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए है 6 इंटू 10 पावर 12, ये रॉन्ग ऑप्शन है, 10 पावर 24 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 10 पावर 6, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 6 इंटू 10 पावर 23, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ये हमारे पास सबसे बेस्ट और एक्यूरेट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, द यूनिट ऑफ मैस। मैस यूनिट क्या होती है? मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस हमारे पास होता है केजी में। जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, किसी भी चीज़ का मैस केजी में होता है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि इस चीज़ का मैस इतने न्यूटन है, इतने न्यूटन मीटर है, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इतने मिलीमीटर है। मैस एक क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हमारे पास केजी होती है। केजी या केजी किलोग्राम होता है, ये एक बड़ी यूनिट है, और इसके एक होती है ग्राम, ये एक स्मॉल यूनिट है। सो अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क यूनिट है, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, इस वजह से हमारे पास उस यूनिट न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क यूनिट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हमारे पास मैस यूनिट नहीं है। केजी, केजी हमारे पास यूनिट है मैस की। और ऑप्शन नंबर डी है के एम, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज के जी इज द करेक्ट हेयर। Let's move toward our question number 11. Question number 11 क्या है? From which force the earth pull every body toward its center of gravity is called? वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है जिसकी वजह से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट हमारे पास होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर जो एम है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो जी है ये हमारे पास ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू है जिस जो हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, या हम इसे 10 लिखते हैं। सो वेट वो फोर्स है जो हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स है जो हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इस सेंटर में। इसके एक एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आप एक शॉपिंग बैग लें, और उसके अंदर आप थोड़ा सा कोई वेट डाल लें, कोई भी चीज़ हो जाए, तो आप देखेंगे जहाँ पर उस शॉपिंग बैग का सेंटर होगा वहाँ से वो नीचे लटक रहा होगा। इसकी यही वजह है कि जो अर्थ है वो उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो वेट वो फोर्स है जो विच फोर्स, वेट इज दैट फोर्स which pull every body towards its center of gravity। यहाँ पर मैं आपको करके भी देता हूँ कि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, ये मैस होता है, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू है जो हमारे पास 9.8 होती है, या अक्सर हम इसे 10 भी लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड।
अब देखें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में एक्सप्लेन किया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अब उस क्वेश्चन में और इसमें इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पर हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड हमसे पूछा गया था। सो वो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट स्मॉल m/k था, मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। उस टाइम मैंने आपको कहा था जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी होती है, इस वजह से जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14 है, 22/7 है। जो जी है इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 ये भी फिक्स है। सिर्फ एल ये हमारे पास लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम की कि इसकी कितनी लेंथ है। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M/K। ये कैपिटल एम आ गया, ये तो मैथ्स ऑफ द अर्थ हो गया। टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट L/D भी वर्थ हो गया, 2 पाई होता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/D, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दोबारा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/D है। सो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ए जैसे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी डी में से कोई एक ऑप्शन बेस्ट है। सो मैंने इधर टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/D, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट बॉडी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब बेसिकली आपको ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेवलेंथ, वेवलेंथ ये नहीं होती। टाइम पीरियड भी ये नहीं होता, क्यों ना कि पर सेकंड की बात आ गई है। सो टाइम पीरियड हमारे पास निकल गया है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, मतलब इसका क्या है कि उस बॉडी ने कितनी वाइब्रेशन की है कितने सेकंड में, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये भी है, द नंबर ऑफ साइकिल दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल या वाइब्रेशन दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मैं आपको यहाँ पर दो बातें और भी बता दूं, ये आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज होती है, HERTZ। HERT यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है HZ, हम इसे लिखते हैं HZ या हर्ट्ज। और जो 1 हर्ट्ज होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 साइकिल पर सेकंड। ये हर्ट्ज हमारे पास क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। अब ये 1 साइकिल कौन सा है, ये 1 साइकिल बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है। 1 साइकिल क्या है, नंबर ऑफ 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट हियर। Next proceed toward our question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास होता है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। मतलब एक बॉडी है वो कितना काम कर सकती है, ये उसकी पावर पे डिपेंड करता है कि इस बॉडी में कितने काम करने की सलाहियत है या पावर है। ऑप्शन तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पावर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। कि कोई एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, कि कितनी बॉडी के एक लेट्स सपोज एक काम है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसमें काम करने की कितनी सलाहियत है ये उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी है वर्क। वर्क क्या है, डब्ल्यू वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू FD। कैपेसिटेंस क्या है, Q इज इक्वल टू CV। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पावर इज द करेक्ट हियर। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ डे, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। सो पावर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हियर। जो हमारे पास पावर है, पावर हमारे पास इक्वल होती है वर्क डन अवर टाइम टेकन। यहाँ पर मैं आपको दो बातें और ही बता दूँ। जो हमारे पास पावर है, पावर का फार्मूला होता है इक्वल टू वर्क डन अवर टाइम टेकन, वर्क डन अवर टाइम टेकन। और जो हमारे पास पावर की यूनिट है,
वर्ड डन हमारे पास इसमें होता है जॉउल में होता है, और टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड है। सो जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास इक्वल होगी, पावर इज इक्वल टू जॉउल पर सेकंड, पावर इज इक्वल टू जॉउल पर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पावर इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारे पास यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वोल्ट, VOLT वोल्ट। जॉउल, जॉउल हमारे पास की जॉउल हमारे पास यूनिट है बेसिकली। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास जॉउल। जॉउल हमारे पास वर्क की यूनिट होती है, वर्क यूनिट हमारे पास जॉउल है। न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट है, फोर्स की। जो हमारे पास वोल्ट है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वोल्ट होती है। और फेरेड, फेरेड हमारे पास कैपेसिटेंस यूनिट है, कैपेसिटेंस। क्यू इज इक्वल टू CV में जो हमारे पास C था वो कैपेसिटेंस ही, और कैपेसिटेंस यूनिट हमारे पास फेरेड होती है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज वोल्ट इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है, डैश एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डैश एंड फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये बेसिकली आपके पास न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि जो मास है, न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन हम ये कहता है कि जो मास है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मास और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड एक्सीलरेशन एंड फोर्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। सो मास एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मास है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। टेम्परेचर का फोर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वेलोसिटी का फोर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्सीलरेशन का फोर्स के साथ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो ऑप्शन नंबर 16 दैट इज मास इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन में फोर्स किसके इक्वल होती है? होप सो आप सबको न्यूटन के लॉ आते होंगे। तो जो न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास एम ए के इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए इस वजह से आता है कि जो हमारे पास फोर्स और मास है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और फोर्स और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और फोर्स और एक्सीलरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो जब हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हम कांस्टेंट पुट करते हैं। सो इन द एंड हमारे पास ये रिलेशन आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एफ डी। एफ डी हमारे पास वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है हमारे पास। बी ए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है एम है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी नन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एम ए इज द करेक्ट हियर। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, mass and dash are represented by the equation where W is equal to mg। अब देखें वेट, W वेट है, वेट इज इक्वल टू mg। अब ये जो m है ये mass है। अब देखिए जो m है ना, कैपिटल M, ये mass ऑफ द अर्थ है। ये जो कैपिटल M है ये हमारे पास mass ऑफ द अर्थ है। इस वजह से जो हमारे पास साथ g होगा ये हमारे पास g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, या हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। W इज इक्वल टू एम जी आपके पास गिवन है, लेकिन W हमारे पास वेट है, ये बात ठीक है। W इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर अगर हमारे पास स्मॉल m होता तो वो हमारे पास मास ऑफ द गिवन बॉडी होता। इस वजह से जो हमारे पास स्मॉल g था ये हमारे पास वैल्यू ग्रेविटी होती, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल M गिवन है। कैपिटल M हमारे पास मास ऑफ द अर्थ होता है। इस वजह से जो हमारे पास g है ये हमारे पास g ग्रेविटी के बजाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज द करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेटिंग है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मास है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी नन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज द करेक्ट हियर। Let's move toward our question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 100 डिग्री। अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का 100 डिग्री है एंड इफ वी हीट इट फर्दर, और हम उसे फर्दर हीट करना शुरू कर दें, देन ए टेम्परेचर। अब देखें
वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी 100 डिग्री पर है ना, 100 डिग्री पर आप कोई भी चीज़ है ना, लेट्स सपोज वाटर है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है तो वो उस पर बॉयल हो जाती है। फर्दर बॉइलिंग से क्या होता है कि वाटर्स के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब वाटर के वेपर्स बनना शुरू होते हैं तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके पास वाटर होता है वो बिल्कुल ख़त्म होते हैं और जितने भी वेपर्स होते हैं वो हमारे पास एवोपरेट कर देते हैं। तो इस वजह से जब हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, ये हमारे पास कोई भी थिंग है वो हमारे पास बॉयल हो गया है। और फर्दर जैसे आप लोग वाटर लेते हैं ना, वाटर का जब टेम्परेचर 100 डिग्री पर होता है तो वहाँ पर बॉयल कर रहता है। उसके बाद जब आप फर्दर उसे हीट करना शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ता जा रहा है और तो क्या होगा, वेपर्स बनते जाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वेपर बन के वहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे। तो जब आप टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 100 हो जाए और आप उसे फर्दर हीट करना शुरू कर दें तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सेम सेम हमारे पास नहीं रहता, और ऑप्शन नंबर डी नन है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इल डिक्रीज इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ये है, व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर इज इंक्रीज। जब हमारे पास प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाए देन टेम्परेचर आल्सो, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज हो जाता है। जब भी हमारे पास हम प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी हमारे पास प्रेशर कुकर की एग्जांपल है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस यही रीज़न है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी मील या कोई भी खाना जल्दी इस वजह से पक जाता है कि प्रेशर कुकर में जो हमारे पास प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो हमारे पास बढ़ जाता है अप टू 120 एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। प्रेशर हमारे पास प्रेशर कुकर के अंदर अप टू 120 एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों बढ़ जाते हैं तो हमारे पास जो वहाँ पर फूड है या कोई भी मील है वो हमारे पास जल्दी ही पक जाता है। सो जब भी प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाए तो टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज होता है, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास प्रेशर कुकर है। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डिक्रीज, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी नो चेंज ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंक्रीज इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। हमसे वैल्यू ऑफ कैपिटल जी पूछी गई है इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। अब इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूले का पता हो कि किस फार्मूले के अंदर कैपिटल जी आता है। सो एफ फोर्स, ये फोर्स हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इक्वल होती है जी कैपिटल जी m1 m2 बाय या अवर आर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास m1 और m2 हमारे पास मास ऑफ द गिवन बॉडीज है, r हमारे पास रेडियस है, और हमें ये g हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब अभी हमें यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो हमारे पास आर स्क्वायर है ये जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर जाके हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 और m2 यहाँ पर नीचे आके डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएंगे m1 m2, और ये हमारे पास इस इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास फोर्स एफ है, ये हमारे पास फोर्स एफ है, ये न्यूटन में होती है। रेडियस है, रेडियस मीटर में होता है लेकिन रेडियस का स्क्वायर है तो हमारे पास तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। m1 और m2 दो मैसेज गिवन है तो केजी और केजी की पावर 2 हो जाएगी या केजी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल डी। ये हमारे पास इस इक्वल आ जाएगा इस कैपिटल डी के, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻11। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात आप याद रखें, अगर पेपर में भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसमें आपको सिर्फ
अननोन थिंग्स वो आपको या अननोन वैल्यूज़ वो आपको गिवन होंगी, जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू आपको नहीं गिवन होती किसी भी एमसीक्यूज़ के अंदर, वो आपको आपके फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल जी की वैल्यू है, तो कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg⁻², या पर kg स्क्वायर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6.673 इंटू 6.673 तो ठीक लिखा हुआ है, इंटू 10⁻11 नहीं लिखा हुआ, 10⁻11 भी नहीं लिखा हुआ, 7 न्यूटन लिखा हुआ है लेकिन मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 7.7, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी दोबारा 6.67, ये हमारे पास ठीक लिखा है 6.67, लेकिन 10⁻11 मिसिंग है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। साथ साथ इसमें जो kg सिर्फ kg है, जबकि kg⁻² होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6.673 या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Let's move toward our question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब डायमीटर ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट वैल्यू है। डायमीटर ऑफ द अर्थ हमारे पास फिक्स है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों ना कि ना तो अर्थ बढ़ रही है रोज रोज, ना तो छोटी हो रही है, जिस वजह से हमारे पास डायमीटर या तो कम हो या बड़ी हो। अर्थ हमारे पास एक ही है, इस वजह से जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द अर्थ है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। डायमीटर ऑफ द अर्थ हमारे पास कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू आपको हर टाइम याद होनी चाहिए। सो डायमीटर ऑफ द अर्थ जो हमारे पास है वो इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 12,742 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर एक ए है 12,742 किलोमीटर, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 6.6.7 इंटू 10⁻6, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 7.4 इंटू 10⁻6, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी 6.4 इंटू 10⁻6, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 12,742 किलोमीटर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इन ओम्स लॉ। इन ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू, ओम्स लॉ का कंसेप्ट आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स ने हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप बताया था वोल्टेज V में, करंट I में और रेजिस्टेंस R में। ओम्स एक फिजिशियन थे जिन्होंने हमारे पास रिलेशनशिप बताया था कि वोल्टेज का करंट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। वोल्टेज का हमारे पास करंट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप था। ये पूरी डेरिवेशन है, लेकिन जो हमारे पास एंड में फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे पास आता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर जो हमारे पास V है ये हमारे पास वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है और R रेजिस्टेंस है। V इज इक्वल टू किस इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये हमारे पास V वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है और R हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है C, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस R है। सो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है FD। FD बेसिकली वर्क होता है W इज इक्वल टू FD, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी MA, ये कैपिटल M है, ये मास ऑफ द अर्थ हो गया, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी नन, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज आई आर इज द करेक्ट हेयर। Let's move toward our question number 24. Question number 24 है द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ट्रेड यूनिट को बेसिकली हमारे पास कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। कमर्शियल यूनिट, द ट्रेड यूनिट और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी या की जो ट्रेड यूनिट है, जो या कमर्शियल यूनिट है, वो हमारे पास किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर है हमारे पास। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट आवर है, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी किलोवाट में नहीं होती। और ऑप्शन नंबर सी है वाट आवर, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फैरड है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी फैरड है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस यूनिट होती है। फैरड हमारे पास कैपेसिटेंस यूनिट होती है। और एक बात नोट करें, ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, ये इनमें जो बिल की रीडिंग होती है ये अकॉर्डिंग टू किलोवाट आवर, अकॉर्डिंग टू किलोवाट आवर
कमर्शियल यूनिट या ट्रेड यूनिट के हिसाब से हमारी ये मंथली बिलिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ किलोवाट आवर इज द करेक्ट हियर। और जो किलोवाट आवर है 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 पावर 6 जूल पर सेकेंड। 3.0 या 3.6 इंटू 10 पावर 6। अब 3.6 कैसे आया है? अब देखें, एक और में 60 मिनट होते हैं, एक और में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में हमारे पास और सॉरी 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। ये हॉर हो गया हमारे पास। वाट हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, ये एज इट इज़ रहेगा। और जो हमारे पास किलो है इसे हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो को हम 1000 से। अब ये 6 इधर 36, ये हमारे पास 3600 हो जाएगा इनटू ये 100 हो गया। अब 3600 इस 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा? ये होगा 36 के आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। अब देखिए पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसे हम 1 2 3 4 5 स्टेप आगे मूव करेंगे तो 3.6 इंटू 10 पावर 3.6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 वाट। 1 किलो वाट और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट या 3.6 मेगावाट। ये 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट लिखते हैं, या हमारे पास होती है 3.6 मेगावाट। मेगा 10 पावर 6 होती है 3.6 मेगावाट। सो 1 किलोवाट आवर मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिए, पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 1 किलोवाट आवर हमारे पास होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगावाट के। सो ऑप्शन लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंसर्न है, सो वो हमारे पास किलोवाट आवर होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Let's move toward our question number 25. Question number 25 है dash is a sensitive electric instrument. Dash is a sensitive electric instrument that represent the presence of current in a circuit. हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में से हमारे पास करंट पास कर रही है या नहीं पास कर रही। ये एक हमारे पास सर्किट है, उसमें से हमारे सर्किट गिवन है, उसमें से हमारे पास करंट पास कर रही है या नहीं पास कर रही। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो किसी भी हमारे पास गिवन सर्किट के अंदर, किसी भी गिवन सर्किट के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें बताता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें कौन सी डिवाइस बताती है? एमीटर। सो एमीटर वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। सो एमीटर इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एमीटर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस मेजर करने से ज़्यादा आपके पास जो बहुत स्मॉल करंट होता है, जो बहुत माइन्यूट सा करंट होता है ना किसी भी सर्किट में, वो हमारे पास मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और ऑप्शन नंबर डी नॉट है, सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एमीटर इज द करेक्ट हियर। सो क्लास ये हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे मैंने आपको वो कमर्शियल यूनिट का बताया है 1 किलोवाट आवर, उसका जो हमारे पास प्रूफ था वो मैंने आपको करके बताया है, उससे ज़रूर आप 2 से 3 दफ़ा कीजिएगा, क्यों ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, या ट्रेड यूनिट क्या होती है, और कमर्शियल यूनिट बेसिकली एक ही चीज़ है। इसके अलावा जो बीच में क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू है, या मास ऑफ द अर्थ है, या ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके पास पता होना चाहिए। मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम में, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होता है। और ऐसे जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ तो आपने पढ़ी होंगी, जिस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स बीच में आई हैं, जैसे वर्क डन की क्या यूनिट होती है, फोर्स की क्या यूनिट है, कैपेसिटर क्या यूनिट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। सो क्लास से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब कंसेप्ट आपके पास 9th-10th की बुक में गिवन है और डिटेल कंसेप्ट हैं। सो जो आपको थोड़ा सा बताया जाता है 7 काम 7 से 8 थिंग्स, वो उन्हें आप रोज़ डेली बेसिस पर तैयार करें। सो इंशाल्लाह इन द लास्ट आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ शाइन लीडर्स एकेडमी, आज का ये लेसन फिजिक्स टेस्ट नंबर 5 के बारे में हमारी साइंस की फैकल्टी के इंतहाई माहिर
जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने आज आपको डिलीवर किया है और आपको बड़ी ही तफसील से सारी चीज़ें समझाई हैं। जो करेक्ट ऑप्शन थे वो भी आपको उन्होंने डिस्कस किए हैं और जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे नीचे फॉलोइंग जो क्वेश्चंस के नीचे दिए गए हैं उनको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इन द मीनवाइल आपके सारे ऑप्शंस के ऊपर उन्होंने माशाल्लाह कंसेप्चुअल स्टडी आपको करवाई है। सो प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम द फोरम ऑफ शाइन लीडर्स अकेडमी। So this forum is specific for the people who cannot afford the traveling and lodging and the messing and the kitting and the all expenses which are required for an academy. So this is the online classes structure which has been made for the people who are staying at home, and we pray for their bright future. So please keep on watching all the videos of Shine Leaders Academy. This is a channel which has been made for you people to learn the education while sitting at home, and the things which have been briefed in a very detailed, and the lectures which are being given to you, so please note down and give it to your all fellows or your you can say group mates or your relatives. So I would request to the parents, so please these videos are very helpful and useful for your children, so make them a very regular for seeing these videos, watching these videos, and inshallah they will learn a lot. So please keep on watching our YouTube channel to increase your knowledge while staying wherever you are. So please, the fresh viewers on our YouTube channel are requested to subscribe our channel and to click on the bell icon. So it would give you a great and immense experience which we are sharing here in the form of knowledge or in the form of videos. So please keep on watching. Thank you very much. With this closing, with this slogan that we always groom the defenders of Pakistan, and this credits goes to only Shine Leaders Academy, which are preparing these young birds and guiding, counseling, and teaching and coaching to the young birds for a fruitful part of the defense forces of Pakistan. So please, with these words, once again, I will request to the viewers who are totally new on this channel. So please subscribe our channel for the fresh videos and get the notifications of all forthcoming videos by clicking on bell icon. Thank you very much. Pakistan Defense Forces Zindabad, Pakistan Pahindabad.